हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नितेश तिवारी ई लर्निंग। तो आपका पॉलिटिकल साइंस का सैम्पल पेपर रिलीज़ किया जा चुका है, जो कि मैक्सिमम आपको जो 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है 3 आवर्स आपको दिए जाते हैं और 2023-24 का लेटेस्ट आपका सैम्पल पेपर है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं लास्ट में रिपीट जो होने की संभावना है इनकी बहुत ज़्यादा है। तो एक भी क्वेश्चन को अगर आपने मिस किया तो आपके नंबर्स को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है ये वीडियो, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। आइए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बी.आर. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी, या आपके बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी फखरुद्दीन अली अहमद। चलिए बात करते हैं इन चारों की, है कौन ये। तो बी.आर. अम्बेडकर जी हमारे संविधान सभा के सदस्य रहे और भारत के पहले कानून मंत्री रहे। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के जो संविधान सभा है उसके अध्यक्ष भी थे और इसके साथ साथ भारत के पहले राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर जाकिर हुसैन जी भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, 1969 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल जब 1975 में इंदिरा गांधी ने लगाया था उस समय ये राष्ट्रपति रहे थे। अब इनमें से देखिए संबंध दो लोगों का आपके संविधान से है, मतलब बी.आर. अम्बेडकर जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा बी.आर. अम्बेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक भी कहे जाते हैं। अगर व्यक्ति विशेष का नाम होगा तो भीमराव अम्बेडकर जी भारतीय संविधान के जनक है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अधिकारों को संविधान में वर्णित अनुच्छेद संख्या के अनुसार कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। अगर हम लाइन वाइज चलेंगे तो सबसे पहले समानता आपका आता है, समानता आपका 14 से 18 में है। स्वतंत्रता फिर आएगा, स्वतंत्रता आपका जो है वो 19 से लेकर 22 अनुच्छेद में है। फिर आपका सी शोषण के विरुद्ध अधिकार आ जाएगा, जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। और अनुच्छेद 32 में आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से आप उसको लाइन वाइज लगा सकते हैं। सबसे पहले आपका आएगा समानता नंबर 1, स्वतंत्रता नंबर 2, शोषण के विरुद्ध अधिकार नंबर 3 और नंबर 4 यही रहेगा। ठीक है, मतलब 1 वाले बी को 1 कर देना है। अगला प्रश्न आपका है तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें संशोधन प्रक्रिया की अनुमति देता है? अनुच्छेद 1 324 मतलब, अनुच्छेद आपका बी 348, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 368। इसका राइट आंसर रहेगा अनुच्छेद 368, जो आपका है वो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर आपका 4, निम्नलिखित प्रश्न में कथन ए के बाद कारण आर दिया गया है, इन्हें पढ़कर उत्तर के रूप में जो उचित विकल्प है उसका चयन हमें करना है। कथन ए कहता है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, और कारण कहता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। देखिए भारतीय संविधान जो है ये दोनों चीज़ें ही बिल्कुल सही हैं, लेकिन इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो व्याख्या नहीं करते हैं लेकिन दोनों सही हैं। ठीक है, ये रहा आपका, दोनों सही हैं पर उसका कोई कारण का व्याख्या सही नहीं करता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 5, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उत्तर पूर्व क्षेत्र से संबंधित है? अनुच्छेद 371, बी अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 373 या अनुच्छेद डी 374। राइट आंसर आपका रहेगा 371। ठीक है, ये पूर्वोत्तर के राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया, जैसे 370 जम्मू कश्मीर का हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 6, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो आपके हैं किस देश से संबंधित है? ए यूएसए अमेरिका, बी यूके ब्रिटेन, सी फ्रांस या डी जर्मनी। इसका राइट आंसर आपका रहेगा यूएसए अमेरिका। मार्टिन लूथर किंग जो थे वो अमेरिका से बिलोंग करते हैं और वहाँ के मतलब पॉलिटिशियन भी रहे और समाज सुधारक भी रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अनीता मुंबई में घरेलू नौकरानी के रूप में काम कर रही है, वह राजस्थान से आई है, वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आ सकती है? ए निवासी, बी अनिवासी, सी प्रवासी या डी स्थानीय। राइट आंसर है प्रवासी, क्योंकि एक स्थान से जब व्यक्ति दूसरे स्थान चला जाता है वह प्रवासी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8, जगन श्रीलंका में गृहयुद्ध के कारण वहां से केरल पहुंचे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग उन पर लागू होगा? ए निवासी, बी आनिवासी, सी प्रवासी या डी शरणार्थी। राइट आंसर रहेगा शरणार्थी। जब कोई व्यक्ति अपना मूल स्थान छोड़कर कहीं चला जाता है एक प्रकार से पूरी तरीके से, या भागना उसे पड़ता है किसी समस्या के कारण, तो वह शरणार्थी रहता है, जो वापस कभी लौट जल्दी से नहीं पाता है एक तरीके से, या लौट ही नहीं पाते बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत एक खोज पुस्तक लिखी है? ए महात्मा गांधी, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस या डी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी। क्वेश्चन नंबर 10,
सभी यहूदियों ने हमेशा दावा किया उनकी मूल मातृभूमि डैश वादा भूमि में थी। तो ये भूमि कहाँ है? जो है ए फ्रांस, बी अमेरिका, सी फिलिस्तीन या डी इज़राइल। राइट आंसर इनका है इज़राइल, क्योंकि वो यहूदी जो लोग हैं वो इज़राइल को ही अपना भूमि मानते हैं, जो कि वर्तमान में से फिलिस्तीन जो है, पहले फिलिस्तीन हुआ करता था लेकिन उसमें छोटा सा देख इज़राइल भी दिया गया, बाद में चल के इज़राइल ने जो क्षेत्र विशेष अपना बढ़ाते चले गए और आज पूरा इलाका जो लगभग है वो इज़राइल का है। फिलिस्तीन अब बहुत छोटा सा इलाका बच चुका है, जिसको हम लोग जेरूसलम भी पहले जाना करते थे। 11 क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित प्रश्न ए और के बाद कारण आर दिया गया है, उन्हें पढ़कर हमें उत्तर का जो उचित विकल्प है वो हमें चुनना है। कथन ये कहता है कि बास्क स्पेन में स्थित एक समृद्ध पहाड़ी क्षेत्र है, बिल्कुल सही। आर, स्पेन की सरकार उनकी स्वायत्तता कम करना चाहती है, बिल्कुल सही है। ये दोनों सही है और उसकी व्याख्या कर रहे हैं आप, आंसर नंबर ए लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, एक राष्ट्र का अस्तित्व तब होता है जब उसके सदस्य यह मानते हैं कि वे एक साथ हैं, बी एक दूसरे से अलग हैं, सी वे अपने राष्ट्र से अलग हैं, वे अपने राज्य का हिस्सा नहीं है। राइट आंसर एक साथ जब तक वे रहते हैं रे, राइट आंसर आपका ए रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में किन्हीं दो बिंदुओं का हमें उल्लेख करना है। देखिए पहली बात तो यह है कि भारतीय जो संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव है वह 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री वही बनते हैं बाद में चल के। इसके साथ इसमें हमने जो भारत का उद्देश्य प्रस्ताव है उसको भारतीय संविधान की जो एक प्रकार से कुंजी हम कह सकते हैं या दर्पण कह सकते हैं, जो भारतीय संविधान के विषय में बताता है कि भारत का जो संविधान है उसमें हमने समाजवाद को लाया है, गणतंत्र को लाया है। इसके अलावा जो भी हमारे अधिकार हैं, कर्तव्य है, थोड़ा बहुत उसके बारे में चीज़ों में बताया गया है आपके उद्देश्य प्रस्ताव में। एक तरीके से समझ लीजिए, जब आप किसी बुक को पढ़ते हैं तो पूरी बुक को हम नहीं समझ सकते, लेकिन जो उसका इंडेक्स होता है, पहला पेज होता है, उसमें लिखा होता है हम क्या क्या पढ़ने वाले, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में भी लिखा गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें होने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 14, न्यायपालिका के कोई दो कार्य बताइए। देखिए न्यायपालिका जो हमारी होती है बेसिकली वह न्याय करती है और संविधान की रक्षा करती है और हमारे संविधान की पुनर्व्याख्या भी करती है। तो ये सारा न्यायपालिका के कार्य आपके हैं, 2 नंबर में बहुत है। क्वेश्चन नंबर 15, क्या भारत एक संघीय राज्य है? और अपने उत्तर के समर्थन में कोई दो कारण। बिल्कुल आंसर लिखिए पहले, हाँ बिल्कुल भारत एक संघीय राज्य है, क्योंकि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन है, यहाँ पर स्वतंत्र न्यायपालिका है, यहाँ पर 2 स्तर की सरकारें हैं, यहाँ पर लिखित संविधान जो आपका है। तो ये सारे के सारे हमारे संघ की जो ढांचा है उसकी विशेषता भी है और इसमें आप यही आंसर लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16, नकारात्मक स्वतंत्रता के कोई दो उदाहरण दीजिए। देखिए नकारात्मक जो स्वतंत्रता होती है उसमें किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है और नकारात्मक स्वतंत्रता समाज के लिए बहुत हानिकारक होती है, ये समाज को व्यवस्थित रूप से चलने नहीं दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 17, एक आदर्श नागरिक के किन्हीं 2 कर्तव्य को हमें बताना है। एक आदर्श नागरिक जो होता है वह जागरूक होता है, देश के प्रति सजग होता है, इसके साथ साथ वह अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कि काम करता है और उसके बारे में अन्य लोगों को भी नुकसान नहीं पहुँचाता है। देश के विकास में या देश के बारे में उसकी जो जानकारी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये आप कह सकते हैं आदर्श नागरिक वही है जो जागरूक रहे और अपने अधिकार अपने कर्तव्य के प्रति विशेषकर अपना ध्यान रखते रहे और समाज को बनाए रखने में या सरकार की संबंधित जो नीतियाँ हैं उसके बारे में उसकी जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राज्य है, कैसे? उत्तर के समर्थन में हमें कारण बताना है। बिल्कुल सही बात है, भारत एक पंथ निरपेक्ष है और आपका 42वां संशोधन याद रखिएगा 1976 में 42वां संशोधन होता है, इसी के माध्यम से पंथ निरपेक्षता जोड़ा गया, इससे पहले नहीं था। और इसी के साथ भारत ने अपनाया कि भारत के राज्य का देश का कोई धर्म नहीं होगा और सभी को समान महत्व दिया जाएगा। ये बात आप लिख सकते हैं 2 नंबर में। क्वेश्चन नंबर आपका है 19 जो कि आपका 4 मार्क्स का है। तो अधिकार न केवल राज्य पर एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व डालते हैं, उदाहरण के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि हमें यह प्रत्येक पर दायित्व भी डालते हैं। कैसे? देखिए बिल्कुल सही बात है, अगर हमें एक बेहतर समाज बनाना है तो हमें अधिकार तो चाहिए, उस प्रकार से हम उस अधिकार की रक्षा करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए लगातार हमारे जो दायित्व हैं वे भी हमें निभाने चाहिए। यहाँ पर आप पहले तो अधिकार के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर राज्य की क्या भूमिका है। तो राज्य जो हमारा होता है वह लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है और कानूनों के माध्यम से, नियमों के माध्यम से समाज को चलाने में अपनी भूमिका को अदा करता है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आप फिक्स आंसर नहीं लिख सकते, इसके लिए आपने जैसे बुक पढ़ी है, चैप्टर्स को रीड किया है, बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर सकते हो अपने शब्दों में।
स्वतंत्रता का अधिकार संक्षिप्त बताना है, हमें स्वतंत्रता के बारे में बताना है तो बता दीजिए। अनुच्छेद आपका 19 से 22 में, पहले ये बताइए। ये मौलिक अधिकार का हिस्सा है और स्वतंत्रता के अंतर्गत व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी कोई काम धंधा खोल सकता है, अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकता है, और इसी के साथ वो किसी भी तरीके से, चाहे वो आपका मौखिक हो या आपका भाषण हो या किसी प्रकार से लिखित रूप से अपनी बातों को रख सकता है। ये सारे के सारे स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आपकी चीज़ें आती हैं, जो कहीं भी आ जाके काम धंधा खोल सकता है, घूम सकता है, रह सकता है, अपनी बातों को कह सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है, ये सारी स्वतंत्रता में, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 20। भारतीय संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप बिल्कुल बताइए। भारतीय, पहली बात देखिए, संघवाद क्या है। संघवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 स्तर की सरकारें होती हैं और शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है। इसी के साथ संविधान की सर्वोच्चता होती है हमारा, और न्यायपालिका की आपकी स्वयं स्वतंत्रता होती है। तो ये सारे के सारे, और लिखित संविधान, ये सारे के सारे संघवाद की विशेषता आपकी हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 21। पंचायती राज व्यवस्था क्या है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत आप बताइएगा, इसमें गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं, और यही पंचायती राज व्यवस्था है जिसमें हम कह सकते हैं कि त्रिस्तर का ढांचा होता है, 3 स्तर का ढांचा होता है। कुछ इस प्रकार से ढांचा होता है। कैसा होता है? कुछ इस प्रकार का ढांचा होता है, जिसमें सबसे निचले स्तर पर गाँव होता है। क्या होता है? गाँव या ग्राम कह दीजिए। फिर आपका होता है ब्लॉक समिति, जिसको ब्लॉक समिति कह सकते हैं, मंडल या मुकद्दम कह सकते हैं, और तीसरा होता है जिला। सबसे ऊपर होता है जिला। तो पहला है ये गांव, दूसरा ब्लॉक, तीसरा होता है जिला। इस प्रकार से त्रिस्तरीय ढांचा आपका है। बलवंत राय मेहता ने ये आपके त्रिस्तरीय ढांचा जो है इसको पेश किया था। आप इसको भी लिख सकते हैं। 22, समानता वास्तव में एक अमूर्त शब्द है, और किन्हीं 4 तर्कों का साथ आपको बताना है कि भाई कैसे है। अमूर्त का पहले मतलब अगर जिसको पता है तो ही तो बता पाओगे। अमूर्त का मतलब जो मूर्ति नहीं है, मतलब, ठीक है, निराकार है, इस प्रकार से। बिल्कुल समानता देखिए, जैसे जो शब्द हैं यह सभी समाज के सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए, और चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को समान समझने की बात करता है। ये अमूर्त नहीं है, ये आप सभी लोगों के लिए कार्य करता है। और इसके साथ थोड़ा सा आप समानता के बारे में डिफाइन करने का प्रयास करेंगे तो ये आपका लगभग क्वेश्चन आपका कंप्लीट इस प्रकार से होगा। क्योंकि देखिए, क्वेश्चन आपको जो चैप्टर आपने पढ़े कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं आपको समानता के बारे में बताना है, अमूर्त शब्द के बारे में आप बता सकते हो, और तर्क में आप यही बताओगे, चाहे आपकी जाति हो, चाहे धर्म हो, चाहे वर्ग हो, चाहे किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना हो, और समानता इस प्रकार के चीज़ों को बढ़ावा देने की बात हमेशा करता है। अगला है समानता क्या है। आप बताइए। समानता एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ जाति, धर्म या इत्यादि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए। समानता के 3 आयाम हैं, जिसमें आप बता सकते हैं राजनीतिक है आपका, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आपका है, और उसके बावजूद आप आर्थिक की बात भी कर सकते हैं। ये आपके समानता के 3 आयाम है, ठीक है, समानता के 3 आयाम है। देखिए, यहाँ लिखा भी थोड़ा अजीब सही जाता है। इसके साथ देखिए, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें हम भारत की धर्मनिरपेक्षता और यूरोप की, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, ऊपर वाला भी, जिसमें भारत और यूरोप की जो धर्मनिरपेक्षता है इसमें अंतर जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता यूरोप की है, पश्चिमी देशों की है, ये कहता है कि धर्म के मामले में कोई हस्तक्षेप करो ही मत, धर्म और राज्य को पूरी तरीके से अलग कर दो। धर्म में अगर कोई गरीबी है, गड़बड़ी है, कोई बुराई है, कोई बात है, मत कहो ही मत, रहने दो उसको, मतलब अगर कोई मर रहा है तो मरने दो। लेकिन भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, वह कहता है नहीं, भारत में धर्म और राज्य अलग रहेंगे, भारत का कोई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर उसमें कोई गड़बड़ी है, कोई समस्या है तो उसको हम हटाएंगे। जैसे भारत में सती प्रथा थी, हटा दिया गया हिंदुओं से। मुस्लिम्स में आपका ट्रिपल तलाक की व्यवस्था थी, महिलाओं के साथ गलत व्यवहार था, हटा दिया उसको। तो भारत का राज्य अगर किसी धर्म में किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको हटाने का प्रयास करेगा। यह दोनों में मेजर एक डिफरेंस रहता है धर्मनिरपेक्षता में। अपोजिट में इसका है कि अधिकार न केवल राज्य पर एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व डालते हैं, उदाहरण के लिए सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि वे हमें प्रत्येक पर दायित्व भी डालते हैं। कैसे? अब देखिए, अगर मैं अधिकार न केवल राज्य पर निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए दायित्व डालते हैं, बिल्कुल सही बात है। अधिकार जो हैं वे राज्य को एक निश्चित तरीके से काम करने के लिए कि वे अपना काम करे, समाज में जो आपको ऊपर वाला क्वेश्चन उसको थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, समाज में कार्य करे, सभी लोगों को समानता का व्यवहार करे और सभी लोगों तक समानता को पहुंचा सके। और सतत विकास का मतलब है लगातार विकास करता रहे, समाज के सभी वर्गों तक जो विकास का लक्ष्य है वह पहुँचता रहे। इसी प्रकार से हमें भी प्रत्येक अपने दायित्व भी डालते हैं। कैसे?
क्योंकि हम भी ऐसे कार्य को करें जिससे लगातार हमें, हमारा तो विकास हो ही, हमारे समाज का भी, हमारे लोगों का भी विकास हो। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार के प्रश्न हैं, आपको थोड़ा सा अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा आप पहले अधिकार के बारे में बता सकते हैं, थोड़ा आपने कुछ और मौलिक चीज़ों के बारे में, और लगभग इस क्वेश्चन को ही डिफाइन करते हुए लिखना होता है, इसी के तर्क पे लिखते हुए। क्वेश्चन नंबर आपका जो 24 है, यहाँ पर हम लोग गद्यांश की बात करते हैं, और जहाँ पर गद्यांश आपके लिए ऐसा ऐसा आ जाएगा और आपको उसको भरना होगा। अब देखिए यहाँ पर मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, तो मैं सीधा क्वेश्चन पे जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24 का फर्स्ट है, जिसमें राज्यसभा भारतीय संसद का डैश सदन है, मतलब कौन सा सदन है। ए निम्न सदन है, बी उच्च सदन है, सी मध्य सदन है, डी अंतिम सदन है। राइट आंसर आपका है उच्च सदन। जो राज्यसभा है वो आपका लोकसभा, जो मतलब हमारे संसद है उसका उच्च सदन है। राइट आंसर आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 का सेकंड, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ए 2 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। डी आंसर सही रहेगा, 6 साल के लिए चुने जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 23 का, मतलब 24 का थर्ड, जिसमें निम्नलिखित में से भारतीय राज्य में राज्यसभा के लिए अधिक सदस्य होंगे, किस राज्य से होंगे। ए गोवा, बी सिक्किम, सी पंजाब या डी त्रिपुरा। पहली बात बता दूं आपको कि लोकसभा सीटें जिस राज्य में ज़्यादा होगी तो राज्यसभा उससे थोड़ी सी आधा, मतलब आधे लगभग बराबर होती हैं। तो इन चारों राज्यों में से जनसंख्या जिसकी ज़्यादा है वह है पंजाब। पंजाब की जनसंख्या जो है वह ज़्यादा है, इस बात को याद रखिएगा। तो राइट आंसर आपका पंजाबी रहेगा, सी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का 4, जिसमें भारत में राज्यसभा के लिए राज्यसभा का जो चुनाव है उसके लिए निम्नलिखित में से किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग होता है। इनमें से किस निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग होता है। तो आपका ए है प्रत्यक्ष चुनाव, बी है अनुपातिक प्रतिनिधि चुनाव, सी है साधारण बहुमत चुनाव या डी है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। राइट आंसर अनुपातिक, जो कि अनुच्छेद आपका 80 आपका जो 4 है उसके अंतर्गत आपका भारत में राज्यसभा का चुनाव होता है। 84 का जो प्रोविज़न है, मतलब आर्टिकल है, इसके अंतर्गत अनुपातिक चुनाव के द्वारा होता है, और हमारे जो विधायक होते हैं, विधायक लोग, वह राज्यसभा का चुनाव करते हैं सदस्यों का। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, जिसमें कार्टून है, और ये कार्टून बहुत आता है क्योंकि नेता के ऊपर है, और चालबाजी देखिए आजकल इतने सारे करप्ट नेता, भ्रष्ट नेता हो रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब देखिए इस बात को पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद आप समझेंगे कि आपको तुरंत राजनीति संन्यास ले लेना चाहिए, आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वह सोचता है कि वह झूठ होकर धोखाधड़ी काम चला सकता है। देखिए अब ये बच्चा है, नेता का बच्चा है, और ये क्या सीख रहा है अपने पिता से, इस बारे में बात कर दी गई है। तो क्वेश्चन ए, कार्टून में राजनीतिक किस प्रभाव का उल्लेख है, मतलब भ्रष्टाचार का उल्लेख है, किस प्रकार से झूठ और धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राजनेता के कृत्य का प्रभाव कौन है, प्रभाव में कौन है, उसका बच्चे होते हैं, समाज के लोग होते हैं, इस बात को लिख दीजिए। सी, वर्तमान राजनीति में नैतिकता की क्या भूमिका है। नैतिकता तो बिल्कुल देखिए एक चरम उत्कर्ष भैया खत्म हो चुकी है, नैतिकता है ही नहीं राजनीति में, वर्तमान में नैतिकता है नहीं, मोरल वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पर लगातार इसको हनन हो रहा है, और आज समाज में भ्रष्टाचार और जो धोखाधड़ी है और एक हम कहेंगे खराब जो व्यवस्था है वह समाज में चलती चली आ रही है, इस बात में आप थोड़ा सा लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 26, जिसमें हमें मैप देखना है, और मैप का लोकेशन के अनुसार, अगर लोकेशन के अनुसार चलेंगे तो ये पंजाब है, ये उत्तर प्रदेश है, और ये वाला आपका जो है वो कर्नाटका है, और ये केरल है। अब क्वेश्चन क्या है इस बात को देख लेते हैं। पहला है कि उत्तर भारतीय द्विसदनात्मक विधानसभा वाला, द्विसदन वाला है तो यूपी, ठीक है, इसका आंसर है यूपी। दक्षिण भारत में द्विसदन वाला, तो इसका है कर्नाटक, क्योंकि ऑप्शन कोई और है नहीं, मैंने पढ़ लिया है, तो कर्नाटक अभी आपको दिखाया भी मैंने। उत्तर भारत का एक सदनीय वाला राज्य, तो इसमें आ जाएगा पंजाब, क्योंकि पंजाब ऑप्शन ऊपर था। और दक्षिण भारत के एक सदन वाला, तो यह आ जाएगा केरल, लास्ट का आंसर है केरल, ठीक है जी। इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 27, चुनाव आयोग के कार्य बताइए। भाई ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। चुनाव आयोग का कार्य आप बताइए। पहली बात तो चुनाव आयोग की जो व्यवस्था है अनुच्छेद 324 में आपका की गई है, और भारत में जो चुनाव आयोग है उसमें प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम भी याद कर लीजिए। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का नाम था सुकुमार सेन, ठीक है। ये भारत के पहले चुनाव आयुक्त, जब पहली बार 1951-52 में चुनाव हुआ, याद रखना क्वेश्चन आता है ये, तो यही मैंने बता दिया। अब कार्य बताते हैं। कार्य है चुनाव मतदाता सूची बनाना, मतदाता सूची बनाना, मतगणना करना, मतलब मतगणना का मतलब, गणना का मतलब होता है जो मत दिए गए हैं उनको गणना करना, परिणाम घोषित करना, परिणाम मतलब चुनाव के बाद परिणाम घोषित करना, और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव। इसके बाद आप बता सकते हैं कि चुनाव आयोग को ये भी काम होता है आचार
संहिता लागू करना, राजनीतिक पार्टियों को, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं आपकी, उनको चुनाव चिन्ह देना, चुनाव जो चिन्ह होता है आपका, चुनाव चिन्ह वह भी देना, इसका चुनाव आयोग को काम है। तो मतलब 7-8 पॉइंट लगभग हमने बता दिए, ये आप लिख देंगे तो बिल्कुल परफेक्ट, आपको 1 नंबर नहीं कटेगा। वर्तमान चुनावों के लिए आवश्यक किन्हीं 3 जो चुनाव के सुधार के चीज़ें हैं जो आप करना चाहेंगे, सुधार करना चाहेंगे, ये बहुत क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा सुधार के भाई आता है, क्योंकि बहुत गड़बड़ियाँ है ना। तो आप बताओ भाई कि धोखाधड़ी ना हो, क्या ना हो, जो धोखाधड़ी है, धोखाधड़ी जो है वह ख़त्म हो। उसके अलावा यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है चुनावों में, वह ख़त्म हो। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, एक ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई भी स्वतंत्र और निष्पक्ष, मतलब किसी भी प्रकार का जो खराब व्यवस्था है वह ख़त्म हो। महिलाओं को आरक्षण मिले, क्योंकि महिलाएं जो हैं वे चुनाव में नहीं हैं, महिलाओं को आरक्षण मिले। इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के साथ साथ जो लोग किसी भी क्रिमिनल में हैं, आपराधिक में हैं, किस में हैं, आपराधिक जो केस हैं उसमें हैं, उन्हें चुनाव न लड़ने दिया जाए। ये सारे, और हाँ, धन का प्रयोग कम से कम किया जाए। ये सारे चुनाव के सुधार आप बता दोगे, परफेक्ट है, 1 नंबर नहीं कटेगा। भारत का राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रमुख है, बिल्कुल सही बात है। भारत का जो राष्ट्रपति है वो देश का नाम मात्र का है, क्योंकि राष्ट्रपति के पास किसी प्रकार की कोई जो शक्तियां हैं वह नहीं होती है। राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का जो प्रयोग है प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल करते हैं। और इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है, सारी जो हमारे विधायी शक्तियां हैं, चाहे जब वो संवैधानिक शक्तियां हैं, वो सब राष्ट्रपति के पास है, लेकिन सारी उसका जो मात्र प्रयोग है वह प्रधानमंत्री करता है, क्योंकि सरकार का जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और उसकी नीतियों पर सारा जो प्रभाव रहता है वो प्रधानमंत्री का ही रहता है। इस प्रकार से आप इसको लिखना प्रयास करेंगे। इसके अपोजिट में लगभग यही क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्तियों का वर्णन कीजिए। विवेकाधीन का मतलब ये है कि जब कोई चुनाव होता है और चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को चुनाव में बहुमत ना मिले, तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है। वो किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे सकता है कि भाई आओ, प्रूफ करो तुम्हारे पास इतने लोग हैं कि नहीं है। प्रूफ कर दिया, सरकार बनी रहेगी, बना नहीं। दूसरा, इसी टाइम पीरियड में जो भारत का राष्ट्रपति होते हैं वे, उनके पास वीटो पावर होती है, तो वीटो पावर से किसी भी जो विधेयक है उसको वो रोक सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को रोककर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। ये सारे भारत के राष्ट्रपति के पास भूमिका। उसके अलावा जो राज्यसभा है उसके सदस्यों को चुना जाता है, तो ये सारे आप शक्तियों की थोड़ा सा बात कर सकते हैं, जहाँ पे राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के सदस्यों को भी चुनता है। ये सारे उसके विवेकाधीन है, उसके दिमाग से, मतलब क्वेश्चन जो खुद सोच के करता है। क्वेश्चन नंबर 29, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा अभिप्राय है कि भैया हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का, अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है, और वह अपनी बात को रख सकता है। और इस प्रकार से स्वतंत्रता जो है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, वह आता है आपका। और अनुच्छेद आपका जो 19 में ही इसके बारे में विशेषकर बात है। अब ये कह रहा है कि स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या होगा? उचित प्रतिबंध यही होगा कि व्यक्ति बोल तो सकता है, कर तो सकता है, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के बारे में भड़काऊ भाषण नहीं दे सकता, समाज को भड़काने वाली चीज़ें नहीं कर सकता, समाज में द्वेष को नहीं फैला सकता, और किसी के बारे में गलत नहीं बोल सकता। ठीक है जी, आप तब तक स्वतंत्र हैं जब तक आप किसी और के लिए हानि नहीं बन रहे हैं। ठीक है। आज़ादी स्वतंत्रता का मतलब क्या है? देखिए, आज़ादी स्वतंत्रता का मतलब है व्यक्ति कहीं भी आ सकता है, कुछ भी कर सकते हैं, और अपने विकास के लिए कार्य कर सकता है। क्या व्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच कोई संबंध है? देखिए, बिल्कुल संबंध है, बिल्कुल संबंध है। अगर राष्ट्र ही स्वतंत्र नहीं है तो व्यक्ति कहाँ से संबंध आपको स्वतंत्र हो जाएगा? तो दोनों का संबंध बहुत घनिष्ठ है, इस बात को याद रखिएगा। एक व्यक्ति तब तक ही स्वतंत्र है जब तक कि उसका राष्ट्र स्वतंत्र है। अगर राष्ट्र ही किसी का गुलाम है तो ये व्यक्ति कहाँ से आपका स्वतंत्र हो पाएगा? इस बात को समझिए यार। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, न्याय के 3 सिद्धांतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भाई, क्या न्याय के 3 सिद्धांत है? न्याय के पहला सिद्धांत है समान लोगों के प्रति समान बर्ताव, समान लोगों के प्रति समान बर्ताव। दूसरा आपका, अब ये है क्या? समान लोगों के प्रति समान बर्ताव कहता है कि जो व्यक्ति आपके साथ समान है, महिला है, पुरुष है, दोनों समान हो। दोनों अगर 12 घंटे काम कर रहे हो, दोनों को मेहनताना समान मिलना चाहिए। दोनों किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, समान पैसा मिलना चाहिए। ये समान लोगों के प्रति समान बर्ताव है। जो आपके साथ समान है तो उनके साथ समान बर्ताव होना चाहिए। इसका दूसरा पॉइंट है समानुपातिक। क्या है? समानुपातिक। समानुपातिक का मतलब है जो व्यक्ति जितना योग्य हो, जितना गुणी हो, उसके साथ वैसा व्यवहार किया जाए। उदाहरण के लिए, क्या हर व्यक्ति के साथ समान कर सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। दूसरा आदमी नहीं कर रहा है,
तो मेहनती आदमी को और ना करने वाले को दोनों को समान बना दे, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो इसी प्रकार से समानुपातिक कहता है कि जो जैसा जिस लायक है उसको उस प्रकार से व्यवहार किया जाना चाहिए उसके साथ। तीसरा है आपका विशेष जरूरतों का ख्याल। क्या है? विशेष जरूरतों का ख्याल। अब विशेष जरूरतों में समाज के वे वर्ग आते हैं जो पिछड़े रह गए, तो उनके लिए यदि सरकार नीतियां बना रही है, कोई कार्यक्रम चलाने का प्रयास कर रही है, तो यह बेहतर होगा। क्योंकि अगर हम उन्हें विशेष नहीं देंगे, जैसे आपके अगर मान लीजिए कि आपके दिव्यांग लोग हैं, ठीक है, दिव्यांग है जो मतलब सही से चल नहीं सकते हैं, तो अगर उनके लिए रैंप बनाए जा रहे हैं, जो आपके बगल में सीढ़ी के बने होते हैं ना, ऐसा फिसलने वाले आपके बिल्कुल सीढ़ी टाइप, तो वे जो बनाए गए हैं ताकि वे भी सार्वजनिक जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग कर सके, तो अच्छी व्यवस्था है। महिलाओं के लिए अगर सीट आरक्षण कर दी गई है क्योंकि वे नहीं यात्रा कर पा रही थी, इतना बाहर नहीं निकल पा रही थी, रोजगार के इतने साधन नहीं थे, आज वे कर पा रही, बाहर निकल पा रही हैं, तो अच्छी चीज़ है ना। ये न्याय के मतलब 3 आपके सिद्धांत लगभग है, और आप इस चीज़ को इस चीज़ ऐसे तरीके समझा देंगे, बेस्ट तरीका रहेगा और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स भी आने वाले हैं। उसके साथ है निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सभी सदस्यों के हित में होगा और तर्कसंगत आधार पर होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जॉन रॉल्स की हम जब बात करते हैं तो जॉन रॉल्स कहते हैं अज्ञानता के आवरण में, अगर आपको याद हो, अज्ञानता के आवरण की बात करते हैं कौन? जॉन रॉल्स। क्योंकि जॉन रॉल्स का मानना है कि समाज में सभी वर्गों के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाज सभी सदस्यों के हित में ही होगा। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम है नितेश, ठीक है। अब मेरा नाम है नितेश, मुझे समाज को काम है कि मैं संगठन करना चाहता हूँ, समाज को एक करना चाहता हूँ, तो मुझे तो मेरा नाम पता है, मुझे मेरा नाम पता है, मुझे मेरा समाज पता है, मेरे लोग पता हैं, तो मैं तो उनके लिए काम करूँगा। लेकिन यहाँ पर अगर मुझे ना पता हो, मुझे ना पता हो कि मैं किस धर्म से हूँ, मुझे ना पता हो मैं किस जाति से हूँ, किस वर्ग से हूँ, तो मैं एक ऐसा फैसला लूंगा समाज के सभी वर्गों के हित में जो सभी के लिए लाभपूर्ण होगा। और यही जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी है, और यही आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष जो समाज है, न्यायपूर्ण समाज है, आप उसकी समाज में स्थापना कर सकते हो ताकि सभी वर्गों को मूलभूत सुविधाएं मिले। भाई इस बात को समझ पा रहे होंगे आप कि आपको अगर ना पता हो कि आप किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, किस वर्ग से हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप ऐसे डिसीजन लेंगे जिससे सबको फायदा हो, ताकि आपको जब पता चले कि आप क्या हैं तब आपको भी फायदा मिले, क्योंकि आपने ऐसा काम किया जिससे सबको ही फायदा मिलेगा। तो ये जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत भी है। बहुत कम शब्दों में या बहुत कम समय में मैंने सैंपल पेपर को सॉल्व करवाया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को रिपीट करके देखना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद,